हाँ जी। आज हम इंटरनल सिक्योरिटी की जो सिचुएशन है इंडिया के अंदर उसे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हमने इंटरनल सिक्योरिटी का जो इंट्रोडक्शन था उसे फिनिश किया था। मेरा नाम दीपक यादव है और हम चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। सो द टॉपिक इज द इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन ऑफ आवर इंडिया। इंडिया जो है उसे लैंड ऑफ डाइवर्सिटी भी बोला जाता है और इसके जो पैरामीटर है जिसे कहते हैं हम रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, रेशियल, कल्चर और जियोग्राफिकल। हर ग्रुप के अपनी खुद की एस्पिरेशन और एक्सपेक्टेशन है। कल्चरल और हिस्ट्री है। हर ग्रुप समाज की कल्पना अपने अपने हिसाब से करता है। ऐसे में इस विशाल देश को गवर्न करना खुद में ही बहुत कठिन काम हो जाता है। इसी से इंटरनल सिक्योरिटी की जो प्रॉब्लम है वो स्टार्ट होती है। हमारे होस्टाइल नेबर जैसे चाइना और पाकिस्तान जो इंसर्जेंट को आईएसआई के थ्रू फंडिंग प्रोवाइड करते हैं, जो टेरर ग्रुप को सपोर्ट करते हैं और इंडिया में अनस्टेबिलिटी को क्रिएट कर देते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर अनएम्प्लॉयमेंट रेडिकलाइजेशन और वायलेंट आइडियोलॉजी को जन्म देते हैं। जैसे नक्सल एरिया इसके बहुत बड़े एग्जाम्पल माने जाते हैं, जहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर लाइक अनइक्विटेबल ग्रोथ के चलते समाज के लोगों के बीच दरार का जन्म होता है और कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता चला जाता है। जैसे 1919 में बिहार में हुए कास्ट वायलेंट या नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी, अनइक्विटेबल ग्रोथ इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट कारण माना जाता है। सिक्योरिटी फेलियर के कुछ सर्टेन ऑर्गेनाइज जो क्राइम होते हैं उनमें जो सिक्योरिटी फेलियर के जो चैलेंजेस होते हैं हम उसके बारे में बात करते हैं। पहला, पार्टीशन पॉलिटिक्स। दूसरा, वोट बैंक पॉलिटिक्स। कम्युनल डिवाइड, कास्ट टेंशन, एथनिक्स और लिंग्विस्टिक टेंशन अगर बढ़ती है तो वहां पर इंटरनल सिक्योरिटी के जो चांसेस होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर और नागालैंड में चल रहे सेपरेटिस्ट मूवमेंट, सेंट्रल और ईस्ट इंडिया में चल रहे नक्सल के अपने अपने कुछ हिस्टोरिकल रीजन्स हैं। जियोग्राफिकल फैक्टर भी इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस को इंक्रीज करता है। जैसे वो एरिया जो बाकी के देश के एरिया से आइसोलेट हो जाते हैं या फिर डिफिकल्ट टेरिटरीज में वो लोग रह रहे होते हैं तो वहां पर एक्सट्रीमिज्म को बढ़ने के जो चांसेस होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला, वहां पर लो डेवलपमेंट हो और दूसरा कि वहां पर एक्सट्रीमिस्ट जो आइडिया है वो ज़्यादा हावी हो रहे होते हैं। इसलिए जो नक्सल देश के जो एरिया होते हैं वहां पर ज़्यादातर जंगल एरियाज होते हैं और क्रॉस बॉर्डर एरिया जहां पर डेवलपमेंट का इशू बहुत ज़्यादा होता है। वहाँ जंगल, रिवर, माउंटेन्स होते हैं जहां पर एंटी सोशल एलिमेंट जो होते हैं वो अपनी आइडियोलॉजी को स्प्रेड करने में इनको बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। गवर्नेंस डेफिसिट या फिर बैड गवर्नेंस भी जो इंटरनल सिक्योरिटी के चैलेंज होते हैं उनको बढ़ा देती है। जैसे इसमें कुछ पॉइंट हम मेंशन कर सकते हैं कि पुअर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। दूसरा, डीप रूटेड करप्शन। तीसरा, क्रिमिनल्स। चौथा, पॉलिसी अनहोली नेक्सस और लीडर्स। आज के समय पे जो इंटरनेट रेवोल्यूशन के दौर में इंटरप्टिव टेक्नोलॉजी का यूज होना इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स को इंक्रीज कर देता है। जैसे आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना, बीसीटी टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो करेंसी, ड्रोन एक्सेट्रा जैसी चीज़ों को इस्तेमाल होना देश के इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स पैदा करता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि रैपिड डिजिटलाइजेशन के चलते साइबर सिक्योरिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरनल सिक्योरिटी इशू बनकर उभरा है। आज के समय पे इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी कुछ थ्रेट्स है उसके बारे में अब हम बात करेंगे। पहला, नक्सलिज्म और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इन इंडिया। सेकंड वन इज टेररिज्म एंड नेक्सस विद ऑर्गेनाइज्ड क्राइम लाइक ड्रग ट्रैफिकिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक्सेट्रा। थर्ड वन इज साइबर क्राइम एंड साइबर सिक्योरिटी। फोर्थ वन इज रिलीजियस वॉर एंड कास्ट क्राइम। Fifth one is coastal and the border security. Sixth one is insurgency in northeast state. Seventh one is militancy and cross-border terrorism in Jammu and Kashmir. सो पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी जो है जो होम अफेयर की, इनकी 43rd रिपोर्ट का कहना है कि हमारे देश की 535 डिस्ट्रिक्ट में से 210 डिस्ट्रिक्ट आज भी सीरियस इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम और पब्लिक डिसऑर्डर फेस कर रहे हैं। एंड ऑल्सो 40% एरिया में किसी न किसी प्रकार का डिसऑर्डर पाया जाता है। अब हम ये पढ़ने की कोशिश करेंगे कि जो डेवलपमेंट है वो जो एक्सट्रीमिज्म को स्प्रेड करने में किस तरीके से लिंकेज होता है। मींस द लिंकेज बिटवीन द डेवलपमेंट एंड द स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म। इकोनॉमिक्स के कंटेस्ट में जो डेवलपमेंट है एक बहुत कॉम्प्लेक्स आइडिया है।
सिक्योरिटी के लिहाज से सीधा और सिंपल मतलब बताया जाता है कि कंट्री के सिटीजन के पास रिसोर्सेज का होना जिससे वो स्टैंडर्ड लिविंग को इंश्योर कर सके विद एडुकेट फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, क्वालिटी एजुकेशन, हेल्थ एंड डिग्निफाइड लाइफ। जब कोई सोशल ग्रुप या इंडिविजुअल इनमें से किसी भी परसेप्शन से डिप्राइव हो जाता है तो उसमें निराशा का भाव जन्म लेने लग जाता है, और ये ऑब्वियस सी बात है। इसके बाद डेप्रिवेशन जब अपने पीक पर पहुंच जाता है, जब कोई ग्रुप, इंडिविजुअल या फिर कोई पॉलिटिकली चैनलाइज करने की कोशिश करे, तब वॉयलेंट अपहील और एक्सट्रीमिज्म पनपना स्टार्ट कर देता है। हालांकि ऐसा हर बार नहीं होता, और कई बार नॉन वॉयलेंट रूप से इन प्रॉब्लम का समाधान निकाला जाया जा सकता है, स्पेशली इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। एक्सट्रीमिज्म और डेवलपमेंट का इतिहास का सबसे बड़ा एग्जाम्पल माना जाता है कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल रूल के समय हमारे देश में बहुत बड़े बड़े फेमनाई देखे थे, भुखमरी देखी थी, और कॉलोनियल रूलर द्वारा उत्पीड़न देखा गया था। तब कई भी ऐसे वॉयलेंट हमें रेवोल्यूशंस देखने को मिले थे जिन्होंने इंग्लिश गवर्नमेंट को परेशान करके रख दिया था। आज़ादी के बाद हमारे देश की हालात कई पैमानों पर सुधरे थे। यहाँ पर जो डेमोक्रेटिक स्टेट थे उन्होंने रिप्लेस कर दिया था कॉलोनियल स्टेट्स को, और वेलफेयर और पॉलिटिकल स्टेट पॉलिसीज को डिक्लेयर किया गया, और पीपल जो थे वो पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल और सिविल राइट्स उनको मिलना शुरू हो गए थे। इसके साथ साथ देश में जो जातीय व्यवस्था थी वो भी खत्म हुई थी, जैसे ब्राह्मण जिसमें प्रिस्ट और एकेडमिक्स राइट्स मिला करते थे जिन्हें, दूसरा क्षत्रिय जिनको रूलर, एडमिनिस्ट्रेटर और वॉरियर का दर्जा प्राप्त था, वैश्या जो कि आर्टिशियन, ट्रेडमैन, फार्मर्स और मर्चेंट रहा करते थे, शूद्रा जो कि मैनुअल लेबरर्स माने जाते थे, दलित जो कि अनटचेबल्स होते थे और जिनको स्ट्रीट क्लीनर्स भी कहा जाता था। अंडर डेवलपमेंट वॉयलेंट एक्सट्रीमिज्म इंसर्जेंसी के लिए एक ब्रीडिंग ग्राउंड जन्म देती है, लेकिन हर अंडर डेवलपमेंट रीजन में इंसर्जेंसी और एक्सट्रीमिज्म का जन्म हो, ये बात सत्य नहीं है। इसके बाद हमें अपने अंदर से एक क्वेश्चन पूछना चाहिए कि क्या जो एक्सट्रीमिज्म के जन्म के लिए अंडर डेवलपमेंट एक सफिशिएंट कंडीशन है भी या नहीं, या उसके पीछे और भी कुछ है। अकॉर्डिंग टू सोशलिस्ट, अकॉर्डिंग टू पॉलिटिकल साइंटिस्ट और अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट, फैक्टर दैट इज इम्पोर्टेंट इन अंडर डेवलपमेंट दैट इज ट्रीट फॉर द internal security system. It's mean we are going to talking about the beyond the lack of development. तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है परसेप्शन। किसी भी एक ग्रुप या रिलीजन में डेवलपमेंट का ना होना और लैक ऑफ डेवलपमेंट में लोगों का परसेप्शन अलग अलग हो सकता है। जनरली लोगों को जब तक अंडर डेवलपमेंट डिस्क्रिमिनेशन की समझ नहीं होती तब तक वो अंडर डेवलपमेंट को अपनी डेस्टिनी मानकर उसमें एडजस्ट करते हैं, केवल तब तक जब उनका अभाव परसेप्शन होता है। तो ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तरीके वो लोग खोजते रहते हैं। जैसे डेमोक्रेटिक देशों में मोस्टली लोग पीसफुल तरीके से अपनी डिमांड को गवर्नमेंट के सामने रख अपनी डिमांड और प्रॉब्लम को इंड्यूस करते हैं। पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करके वो ये काम करते हैं। अगर उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन या डिमांड मीट हो जाती है तो वो चीज़ें पीसफुल रहती है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो एक्सट्रीमिस्ट टेंडेंसी के खतरे बढ़ने लगते हैं। यानी लैक ऑफ डेवलपमेंट के अलावा भी परसेप्शन ऑफ लैक ऑफ डेवलपमेंट, फेलियर ऑफ द स्टेट टू मीट द डिमांड ऑफ द डिप्राइव ग्रुप, ये सब फैक्टर मिलजुल कर वॉयलेंट एक्सट्रीमिज्म को जन्म देते हैं। यानी कि इसमें लोगों की जो डिमांड है वो लेजिटिमेट है या नहीं, ये डिस्कशन का पॉइंट नहीं है। जैसे सेपरेट नेशन की डिमांड ऐसी ही इलेजिटिमेट डिमांड में से एक है, जैसे कि पंजाब के कुछ ग्रुप के द्वारा खालिस्तान स्टेट की डिमांड करना। अगर कोई इस तरीके की डिमांड एक सोवरेन स्टेट के सामने रखता है तो उस केस में एक्सट्रीमिज्म का खतरा सबसे ज़्यादा रहता है। लेकिन कई फैक्टर के चलते लेजिटिमेट डिमांड को भी इग्नोर कर दिया जाता है, जिसके चलते कॉन्फ्लिक्ट और एक्सट्रीमिज्म राइज हो जाता है। समटाइम अ लेजिटिमेट डिमांड कैन ऑल्सो इग्नोर बाय द गवर्नमेंट which further lead to increase the conflict of the extremism. Reason to ignore the legitimate demand. The first point is state apathy, corrupt politico bureaucratic and mafia nexus.
अगर हम अगली बात करें कि जो परसेप्शन और रियलिटी है, इसमें कई बार जमीन आसमान का अंतर भी हो सकता है। कई बार कुछ लोगों की रियलिटी को डिस्ट्रॉय करके लोगों के सामने ऐसे परसेप्शन डेवलप करते हैं जो उन्हें डिप्राइव फील करवाते हैं। ऐसा वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए करते हैं। जैसा कि वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए समाज में कम्युनल पोलराइजेशन को बढ़ावा देना, या कुछ स्टेट में माइग्रेंट के खिलाफ वॉयलेंस को फ्यूल करना, इसी परसेप्शन की बिल्डिंग का एक खेल है। मीन्स द पोलराइजिंग सोसाइटी ऑफ अ communal lines or fueling the violence against the migrant in any region is promoted to fulfill the some narrow interested individuals or a group। जैसे कि हम बात करें जर्मनी में नाजीज और ज्यूस के खिलाफ ऐसा ही परसेप्शन स्प्रेड करके उनका जीनोसाइड किया गया था। नाजीज के पूरे समाज को एक परसेप्शन बनाया गया और प्रोपेगेंडा फैलाया गया कि जर्मन में चल रहे इकोनॉमिक क्राइसिस का जिम्मेदार एक्चुअली में ज्यूस ही हैं, जिन्होंने अपने इकोनॉमिकल राइट का इस्तेमाल करके जर्मन के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन किया है। ऐसा पूरे जर्मन समाज में एक्सट्रीमिज्म काफ़ी तेजी से स्प्रेड हुआ था। अगर हम इंडिया के केस में बात करें तो इंडिया के केस में ऐसी ही सिचुएशन मोस्टली कम्युनल राइट्स, रेशियल अटैक, पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्ट और मॉब लिंचिंग एक्सेट्रा में देखा जा सकता है। Illiteracy is also intensifies such issues in social. Therefore, the internal security threaten center as the ghettos and slums due to the lack of the education level। जैसा कि हम बात करें कि लैक ऑफ डेवलपमेंट और रिलेटिव डिप्रीवेशन, ये जो रिलेटिव डिप्रीवेशन है वो कॉज ऑफ एक्सट्रीमिज्म, टू और मोर ग्रुप आवर कंडीशन विद ईच अदर। जैसे रिच, एजुकेशन और पावरफुल में ये रिलेटिव डेप्रीवेशन वाली फीलिंग देखी जा सकती है। लाइक रिलेटिव डेप्रीवेशन फर्दर गिव राइज टू कॉन्फ्लिक्ट अमंग द वेरियस ग्रुप विच ऑल्सो एडिड टू द इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज। जैसे नॉर्थ ईस्टर्न इंसर्जेंसी में मणिपुर में इंटरनल ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला। एग्जाम्पल, नागाज और कुकीज के बीच इंटरनल ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट जिसका कारण रिलेटिव डेप्रिवेशन और इंटर ग्रुप राइवलरीज भी हैं। इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है, द एलिनेशन ऑफ द सम सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ऑल्सो फ्यूल एक्सट्रीमिज्म। अब चाहे वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट का हो या सेंट्रल इंडिया में या फिर ईस्ट इंडिया का एक कॉन्फ्लिक्ट हो, यहाँ कई ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स हैं जो देश के बाकी सोशल ग्रुप से डेवलपमेंट के पैरामीटर में लेस डेवलप्ड हैं और लेस कनेक्टेड है। एक डाइवर्स देश में वेरियस सोशल ग्रुप में इंटरेक्शन ही यूनिटी इन डाइवर्सिटी क्रिएट करता है और सोसाइटी को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। लेकिन सोशल ग्रुप में के बीच अगर दूरी या फिर लैक ऑफ कनेक्टिविटी कुछ ग्रुप को एलिनेट कर देती है और ऐसे में उस ग्रुप की एक्सट्रीमिस्ट टेंडेंसी इंक्रीज हो जाती है। जैसे अर्बन लोकेशन में होने वाले रेडिकलाइजेशन के शिकार भी सबसे ज़्यादा वो ग्रुप होते हैं जो समाज के अलग अलग गुटों में रहते हैं, जैसे सोशल ग्रुप, इंट्रा ग्रुप यूनिटी और डोमिनेंट कम्युनिटी। डिस्क्रिमिनेशन फेस करने के कारण गिटोज में रहना पसंद करते हैं और ये गिटोज उन्हें सेंस ऑफ सिक्योरिटी देता है। लेकिन लैक ऑफ डाइवर्सिटी के चलते इन गिटोज में रेडिकलाइजेशन ज़्यादा हावी हो जाते हैं। जब ये लैक ऑफ एजुकेशन बैकवर्डनेस के साथ मिक्स हो जाते हैं तो सीरियस लॉज एंड ऑर्डर को जन्म देते हैं। पीपल लिविंग इन द गिटोज सिटीज आर अफेक्टेड द मोस्ट ड्यूरिंग द कम्युनल राइट्स एंड द वायलेंस। इसलिए स्टेट के लिए ये जरूरी हो जाता है कि रीजन, लैंग्वेज एक्सेट्रा के पैरामीटर पर सोशल ग्रुप में सद्भावना और डायलॉग को प्रमोट करे ताकि एलिनेशन और रेडिकलाइजेशन को कम किया जा सके। लैक ऑफ डेवलपमेंट के अलावा इंडियन गवर्नमेंट द्वारा लिए गए कई डेवलपमेंट एफर्ट भी एक्सट्रीमिज्म का कारण बनते हैं। हमारे देश में डेवलपमेंट टॉप टू बॉटम रूप से ऑपरेट किया जाता है, यानी लीडर और ब्यूरोक्रेट ये डिसाइड करते हैं कि लोगों के लिए क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है। इसलिए पॉलिसी मेकिंग में लोगों की आवाज़ दब कर रह जाती है। इसमें जो टॉप डाउन अप्रोच होती है वो वन यूज फिट इन ऑल अप्रोच की तरह काम करती है। रिसोर्सेज रिच रीजन थिंक दैट आवर रिसोर्सेज आर एक्सप्लॉइटेड बाय अदर, इसलिए उनमें इनजस्टिस का भाव पैदा होने लगता है।
डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लाइक रोड, रेलवेज, इंडस्ट्रीज एंड माइनिंग एक्सेट्रा के लिए लैंड की जरूरत पड़ती है, तो फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन होता है और ट्राइबलों को अपने घरों को छोड़कर बाहर आना पड़ता है। Like certain development project lead to displacement of the people and poor rehabilitations, and the compensation process is also added in the internal security issue. Like उड़ीसा में नियामगिरी हिल्स के बॉक्साइट मिल को लेकर चले प्रोटेस्ट का केस इसका एक छोटा सा एग्जांपल है। जो उड़ीसा था उसमें एक नियामगिरी हिल थी, उस नियामगिरी हिल में जो बॉक्साइट माइल ओपन की गई थी उसमें बहुत सारे जो ट्राइबल्स ग्रुप थे उनको वहां से डिस्प्लेस कर दिया गया था। टॉप डाउन डेवलपमेंट प्रॉब्लम को हम कम करने के लिए 2015 में प्लानिंग कमीशन को खत्म करने का तरीका सही स्टेप रहा। डिसेंट्रलाइजेशन प्लानिंग में भी हमने बहुत हद तक कुछ अचीव करना चाहा। इसके बाद एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या जो लैक ऑफ डेवलपमेंट है उसकी वजह से एक्सट्रीमिज्म डेवलपमेंट होता है, या फिर एक्सट्रीमिज्म की वजह से जो लैक ऑफ डेवलपमेंट है वो फ्यूल हो रहा है। लाइक कोई भी इन्वेस्टमेंट या बिजनेस अनस्टेबल सिचुएशन में ऑपरेट नहीं किया जा सकता। तो इसमें जो सिक्योरिटी डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट के लिए एक इसेंशियल पार्ट बन जाता है। persistent insurgency in any area also cause the development stagnation। कई बार ये होता है कि एक्सट्रीमिज्म का राइज लैक ऑफ डेवलपमेंट, बैकवर्डनेस और ऑपरेशन के चलते होता है, लेकिन धीरे धीरे एक्सट्रीमिज्म खुद एक ऑर्गेनाइज सिस्टम बन जाता है जिसकी खुद की अपनी पॉलिटिक्स होती है। अपने फायदे के लिए एक्सट्रीमिस्ट लीडर जानबूझकर डेवलपमेंट के लिए बाधा क्रिएट करते हैं, और जिन रीजन्स में एक्सट्रीमिज्म एक बार आ जाता है तो काफी समय तक वो रीजन बैकवर्ड रह जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट लीडर जानते हैं कि डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन से लोग एक्सट्रीमिज्म को गिव अप करके प्रोडक्टिविटी चीजों को करने में लग जाएंगे, जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर की पॉलिटिक्स को ऑलमोस्ट खत्म कर देंगे। यही वजह है कि नक्सल प्रभावित एरिया में कई बार नक्सल स्कूल, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, रोड और ब्रिजेस को डिस्ट्रॉयड कर देते हैं, और लैक ऑफ डेवलपमेंट का ब्लेम वो लगातार गवर्नमेंट को देने लगते हैं, जिसमें जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर होते हैं वो अपनी पॉलिटिक्स को बल दे पाते हैं। इसके अलावा रिसोर्स बेस्ड इंडस्ट्रीज लाइक पेट्रोलियम, टी गार्डन से एक्सट्रॉशन से उनके एग्जीक्यूटिव का एब्डक्शन या सब इंसर्जेंसी का मोड ऑफ ऑपरेंडी होता है। लाइक ऐसे अटैक एक नेगेटिव एनवायरनमेंट को क्रिएट करते हैं, और कई बार इन्वेस्टर इस इन्वायरमेंट में इन्वेस्ट करने से पहले बहुत डरता है। इंसर्जेंसी अफेक्टेड रीजन इन आवर कंट्री ऑल्सो सम ऑफ द रिसोर्सेज रिच एरियाज, जिनका यूटिलाइजेशन नेशनल इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन इंसर्जेंसी रिसोर्सेज के एक्सट्रैक्शन और उसकी यूटिलाइजेशन के लिए एक बड़ा चैलेंज बन रहा है। इससे सबसे ज़्यादा अफेक्टेड इंसर्जेंसी अफेक्टेड एरियाज की नॉर्मल पॉपुलेशन या इंसर्जेंसी के डर से उन्हें फोर्सफुली इंसर्जेंसी में रिक्रूट किया जाता है और सिंपैथाइजर बनाया जाता है, या लैक ऑफ एजुकेशन से के चलते खुद वो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी के शिकार हो जाते हैं, जो ज्वाइन नहीं करते लेकिन उनके पास लैक ऑफ डेवलपमेंट के कारण कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रह जाता। गरीबी और आजीविका चलाने के लिए उन्हें अपने जीवन को इस प्रकार से बिताना पड़ता है। इसलिए एक्सट्रीमिस्ट और इंसर्जेंसी अंडर डेवलपमेंट एरिया को भी ज़्यादा अंडर डेवलप्ड एरियाज की तरफ पुश कर देता है। फाइनली अब हम पढ़ेंगे एक्सट्रीमिज्म और जो मेजर डेवलपमेंट इशू है इंडिया में उसके बारे में बात करेंगे कि एक्सट्रीमिज्म और मेजर डेवलपमेंट इशू के बीच में क्या रिलेशन है। मीन्स the extremism and the major development issue of our India or any of the countries। सबसे पहले हम फॉरेस्ट पॉलिसी की बात करेंगे। द फॉरेस्ट पॉलिसी, ब्रिटिश टाइम से ही फॉरेस्ट पॉलिसी को लेकर वाद विवाद होता चला आ रहा है। वेरियस वायलेंट अपराइजिंग टुक प्लेस अगेंस्ट द ब्रिटिशर फॉरेस्ट पॉलिसी। इंडिपेंडेंट इंडिया की फॉरेस्ट पॉलिसी में बदलाव आए, लेकिन ये बदलाव बहुत स्लो हो रहे हैं। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के तहत कई फॉरेस्ट को रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया गया, जहां ह्यूमंस की एक्टिविटी पर रेस्ट्रिक्शन लगाए गए थे। कई स्कॉलर्स का कहना था कि इसके अनुसार कई फॉरेस्ट ड्वेलर और ट्राइबल्स को हुआ है जिन्हें डिस्प्लेसमेंट को फेस करना पड़ा है। इन मैनी एरियाज ट्राइबल लॉस्ट देयर ट्रेडिशनल लैंड एंड द ओनरशिप राइट्स।
इन सब ने एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी को ब्रीडिंग ग्राउंड प्रोवाइड किया, जिसका सबसे ज़्यादा फायदा नक्सल आइडियोलॉजी को हुआ है। यही रीज़न है कि फॉरेस्ट एरियाज में नक्सल की जो प्रॉब्लम है वो सबसे ज़्यादा होती है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 को इनेक्ट किया था, ट्राइबल राइट को रिकॉग्नाइज किया था और उनके लिए एक हिस्टोरिकल स्टेप उठाया था। That is, the Forest Right Act was enacted in 2006 to recognize the tribal rights. इसके अलावा नॉन फॉरेस्टेड एरिया में लैंड की ओनरशिप राइट को लेकर चल रहे थे। वाद विवाद को लेकर एक्सट्रीमिस्ट को भी इन चीज़ों से ताकत मिली। ब्रिटिशर्स की लैंड सेटलमेंट पॉलिसीज लाइक परमानेंट सेटलमेंट बहुत एक्सप्लॉयटेटिव थी। लाइक हाई लैंड रेवेन्यू और जमींदार के ऑपरेशन के शिकार से किसान पॉवर्टी की तरफ धकेला जाया जा रहा था। 75% लैंड पर जमींदार के दबदबे के चलते एक्चुअली कल्टीवेटर और या तो लैंड लेबर बन के रह जाते थे या टेनेंट बनकर, जिनसे काफ़ी ज़्यादा टैक्स वसूला जाया जा रहा था। इसलिए इंडिपेंडेंट इंडिया में लैंड रिफॉर्म को इंट्रोड्यूस किया गया। लैंड रिफॉर्म इन इंडिया डिड नॉट सक्सीड ड्यू टू द वेरियस फैक्टर, राइट, कि जो लैंड रिफॉर्म थे इंडिया में वो सक्सीड नहीं हो पा रहे थे कुछ फैक्टर्स की वजह से। जैसे साइकिल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन फिनिश हो तो जमींदार का जमीन पर दबदबा कम हो गया, लेकिन लैंड रिफॉर्म पर कई सारे कारणों के चलते सक्सेसफुल नहीं हो पाया। पंजाब, केरला, वेस्ट बंगाल में लैंड रिफॉर्म कुछ हद तक सफल रहा, लेकिन देश के बाकी इलाकों में अमीर जमींदारों ने करप्शन और पॉलिटिक्स के साथ अपने नेक्सस का इस्तेमाल किया और ये इंश्योर किया कि इनकी ज़मीन गरीब किसानों ने ना बांट दी जाए, है ना। तो ये इंश्योर कर दिया गया कि उनकी जो बड़ी ज़मीन है उनको किसी गरीब किसानों में बांट ना दिया जाए। इसलिए आज भी हमारे देश में लगभग 86% फार्मर स्मॉल और मार्जिनलाइज फार्मर है और 40% रूरल हाउस होल्ड के पास लैंड भी नहीं है। देश के सबसे बड़े इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स की बात हम करें तो नक्सलिज्म का जन्म 1967 में नक्सलबाड़ी में हुआ था। तो इसका कंटेस्ट लैंड को लेकर चल रहे गरीब किसानों और अमीर किसानों के बीच कॉन्फ्लिक्ट ही था। लेकिन यह कॉन्फ्लिक्ट ओनली नक्सलबाड़ी में नहीं था बल्कि देश के कई एरियाज में था। इसलिए नक्सलबाड़ी की शुरुआत वॉयलेंट धीरे धीरे देश के बाकी एरिया में भी स्प्रेड होने लगा था। तो ये जो फॉरेस्ट पॉलिसी वाला पॉइंट है हमारा वो फिनिश होता है। ये फॉरेस्ट पॉलिसी एक्सट्रीमिज्म एंड द मेजर डेवलपमेंट इशू इन इंडिया के बारे में बात कर रहे थे। अब हम इसी में दूसरे पॉइंट की बात करेंगे जिसे हम बोलते हैं डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लीड टू इशू द लैंड एक्विजिशन डिस्प्लेसमेंट एंड द फाइनल कॉन्फ्लिक्ट। डेवलपमेंट एक पॉजिटिव वर्ड्स है, लेकिन कई बार इस कॉस्ट पर डेवलपमेंट होता है जिनको लेकर विवाद होने लगते हैं। कई बार करप्ट ब्यूरोक्रेट, लीडर और बिजनेसमैन ऐसा खेल खेलते हैं कि ना तो गरीब का रिहेबिलिटेशन होता है और ना तो उसको कंपनसेशन मिलता है, राइट। बिना जमीन और पैसे के गरीब किसान पॉवर्टी और डेप्रिवेशन में चला जाता है और निराशा जो है उस एरिया में वो स्प्रेड होने लगती है। देश में कई बार इन प्रॉब्लम्स को लेकर नॉन वायलेंट सोशल मूवमेंट भी हुए और गवर्नमेंट ने उनका समाधान भी किया है, लेकिन कई बार इस निराशा का फायदा भी जो किसान है उनकी निराशा का फायदा भी उठाते हैं। समाज में उपद्रवी एलिमेंट को एक्सट्रीमिज्म और वायलेंट की शरण मिल जाती है। जैसे अगर देश में नक्सल इन्फ्लुएंस और नॉर्थ ईस्ट के इंसर्जेंसी प्रभावित एरिया को देखेंगे तो पाएंगे कि इन रीजन्स में मिनरल्स की भरमार है और मिनरल एक्सट्रैक्शन को लेकर लोगों का डिस्प्लेसमेंट देश की सबसे बड़ी कंट्रोवर्शियल इशू है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पीपल ड्यू टू द मिनरल एक्सप्लॉयटेशन इज द मोस्ट कंट्रोवर्शियल इशू इन आवर इंडिया। और यही रीजन है कि कॉन्फ्लिक्ट सबसे ज़्यादा डैम से होने वाले डिस्प्लेसमेंट भी क्रूशियल इशू बन जाते हैं। खैर, किसी भी प्रकार से इनजस्टिस के खिलाफ आवाज़ उठाने के अगर रास्ते हो तो एक्सट्रीमिज्म फैलने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसलिए हमारे देश में इस चीज़ को लेकर जुडिशरी बनाई गई है।
लेकिन किसी कारणवश हमारे देश में जो जुडिशरी सिस्टम है वो भी कई प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है, जैसे लैक ऑफ पर्सनल्स, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉम्प्लिकेटेड लॉज एंड लैक ऑफ पीपल एक्सेस. Judiciary in India also faces issues like lack of personal infrastructure, complicated laws, and the lack of people access, जिनसे ये प्रोसेस इतना स्लो हो जाता है कि लोगों को वो फ्रस्ट्रेशन जो है वो कम नहीं होता बल्कि बढ़ जाता है. 130 करोड़ के हमारे देश में आज भी लैक ऑफ इंडस्ट्रीज देखी जाती है जो हमारे देश की पूरी पॉपुलेशन को एब्जॉर्ब करती है. एग्रीकल्चर पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी के चलते इस पर काफ़ी प्रेशर है. सर्विस सेक्टर की इलास्टिसिटी मैन्युफैक्चर सेक्टर से कम है. ऐसे में अनएम्प्लॉयमेंट हमारे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो एक्सट्रीमिज्म को फ्यूल कर देती है. PLFS 2020 और 2021 के अकॉर्डिंग इंडिया 4.2 अनएम्प्लॉयमेंट रेट को झेल रहा है, यानी 2 करोड़ से ज़्यादा जॉब सर्च करने वाले लोग हैं और वो अनएम्प्लॉयड हैं. और एग्रीकल्चर में डिसगाइड अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम डीप रूटेड है, जहाँ छोटे छोटे जो खेत में पूरी फैमिली काम कर रही है और इस अनएम्प्लॉयमेंट के चलते यूथ में इनसिक्योरिटी, एंगर और डिससेटिस्फैक्शन का जन्म होता है, जिससे एक्सट्रीमिस्ट अपने पॉलिटिकल बेनिफिट को यूज करते हैं और फिर कम्युनल रॉइट्स में वो बदल जाते हैं जिसमें टेररिज्म या फिर इंसर्जेंसी इंक्लूड हो जाते हैं. इंडिया में ऑलमोस्ट हर सिक्योरिटी थ्रेट्स अनएम्प्लॉयमेंट का जो रोल है वो बहुत बड़ा प्ले करता है. नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी में कंटेस्ट में नॉर्थ ईस्ट के बाकी के स्टेट सेपरेट भी एक्सट्रीमिज्म का बहुत बड़ा फायदा उठाया हुआ है. मींस द नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी के कंटेस्ट में नॉर्थ ईस्ट का बाकी के जो स्टेट है जो सेपरेट फील करते हैं अपने आप को, उससे भी एक्सट्रीमिज्म आइडियोलॉजी को बढ़ावा मिला है. इंडिया के पार्टीशन के बाद केवल एक नैरो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के रास्ते से ही हम इंडिया के नॉर्थ ईस्ट स्टेट से कनेक्टेड है, जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट के जो एरियाज है वो बुरी तरीके से अफेक्ट करता है. यह आइसोलेशन, लैक ऑफ डेवलपमेंट, जब इस रीजन को यूनिक सोशल कैरेक्टर और यूनिक सोशल जो कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ मिल जाता है, तब नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी एक सुइटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड मिला. Means inadequate healthcare, lack of education, lack of awareness, lack of access of electricity, internet, and the communication is also help to spread the extremism in that areas. Means देश के remote area में irregular administration, absence of governments, poor implementation of the scheme and mishandling of the government resources देश के लोगों में देश की गवर्नमेंट के प्रति फ्रस्ट्रेशन को बढ़ा दिया है. और उग्रवादी मींस एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी की रूट को मजबूत होने लग जाती है, जिसके कारण सो इट्स ऑल अबाउट द एक्सट्रीमिस्ट एंड द मेजर डेवलपमेंट इशू इन आवर इंडिया. हमने इसमें 2 पॉइंट पढ़े थे, फॉरेस्ट पॉलिसीज और डेवलपमेंट. डेवलपमेंट को हमने जो अंडर एम्प्लॉयमेंट से जोड़ा था.